बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 101 की लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। हम CS 101 के जो मॉड्यूल 17 तक पढ़ चुके हैं और आज का लेक्चर हमारा मॉड्यूल नंबर 18 से ऑनवर्ड चलेगा। तो मॉड्यूल नंबर जो 8 है उसके अंदर हमने रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट के मतलब पढ़ना है कि जो है हम टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर में या फिर कैसे जो है डिस्प्ले करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले कि कोड में आप लोग टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जो भी टेक्सचुअल सिंबल होता है उसको जो है एक यूनिक बिट पैटर्न के जरिए कंप्यूटर में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एक यूनिक बिट पैटर्न होता है, ठीक है। और वो बिट पैटर्न में जो नॉर्मली है एक कैरेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बी है, तो इस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर हमें 8 बिट्स की ज़रूरत होगी। ये एफ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की ज़रूरत होगी। और ये एक स्पेस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे पास एक जो है दो वर्ड्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो इसको जो है इसके कितने करेक्टर्स हैं, इसके 18 करेक्टर्स हैं। तो अब 18 करेक्टर्स हैं और इन हर करेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत होगी, हमें 8 बिट्स की जरूरत होगी। तो 18 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ, तो 144 बिट्स बन गए, यानी कि 18 बाइट्स। यानी कि इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर में 18 बाइट्स की ज़रूरत होगी। तो जब 1940 और 1950 का इरा था उसके अंदर जो है मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स थी वो इंट्रोड्यूस की गई, डिज़ाइन की गई। और उन कोडिंग स्कीम में एक हमारा आंसी कोडिंग स्कीम थी और एक हमारी आस्की कोडिंग स्कीम थी। आंसी जो है ये MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि आंसी स्टैंड्स फॉर, तो आंसी का मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हमारा आंसी है। और हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको हम आस्की कहा जाता है। तो ये दोनों जो हमारी एक कोडिंग स्कीम थी और इन दोनों के जो है डिफरेंट बिट्स से, मतलब कि जो है आस्की में 7 बिट्स यूज होते थे। मतलब एक आस्की में जो है सी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 बिट्स की जरूरत होती थी। और जो है जो आंसी था, आंसी आस्की की जो है रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि पहले आस्की आया था उसके बाद फिर आंसी आया था। और जो है इसमें 7 बिट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते थे और इसमें जो है 7 से जो एक्सटेंशन हुई थी तो वो जो है आंसी बन गई थी। तो हम आस्की के मतलब पढ़ते हैं। आस्की क्या चीज़ है। आस्की में जो है 7 बिट्स के में हमारी इंफॉर्मेशन होती थी और जो है उसका 8वां बिट होता था, यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो हमारा 0 होता था। तो जो है वो उसमें लाजमी 0 होना है 7 बिट्स इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन बेसिकली इसमें जो है 8 बिट्स होते थे, लेकिन जो उसके सबसे जो लेफ्ट साइड वाला बिट होता था वो हमारा 0 होता था। तो जो 7 बिट्स का आप लोगों को पता है, जब हमें 7 बिट्स हैं तो हम 2 की पावर में उसको लेके जाएंगे तो 128 बनेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थे हमारे पास आस्की में वो 128 थे। अब आस्की में हमारे पास 128 कॉम्बिनेशन थे। और क्या क्या चीज़ें हम जो है किस चीज़ के लिए उन्होंने कोड बताए थे। हमारे पास जो भी ABC है यानी कि इंग्लिश की, उसके जो अपर केस है उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि उसके लिए जो अलग कोड था। और लोअर केस का जो ABC है उसके लिए अलग केस के मतलब कोड था। उसके बाद जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, यानी कि हमारे पास F8 हो गया, हमारे पास हैश का सिंबल था, हमारे पास डॉलर का सिंबल था, इनके लिए अलग जो है कोर्स थे। उसके बाद 0 से लेकर 9 तक लाइन फीड, कैरेज रिटर्न और जो टैब्स वगैरह इन सब के लिए जो अलग जो है एक उन्होंने कोड दे दिया था और उस कोड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता था। यानी कि 128 जो चीज़ों को हम आस्की से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो आस्की के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आस्की का एक पूरा जो है चार्ट है, ये आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा। तो वैसे पेपर में तो नहीं आता, लेकिन आप लोग अगर देखना चाहें तो आप गूगल से देख सकते हो कि अगर हम आस्की में एच को रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि 0, ये वाला इसने तो 0 होना है और बाकी 1 0 0 1 0 0 0। और ये एच को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका ये सिंबल था, ई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल था। तो इस तरह के जो है ये सिंबल्स थे, यानी कि ये कैपिटल H, ये भी कैपिटल I, ये कैपिटल, ये स्मॉल L O डॉट, इन सब चीज़ों के लिए जो आस्की में जो है कोड्स थे। और कंप्यूटर में किसी भी जगह पे अगर एच स्टोर करना है या फिर सेंड करना है तो उसके लिए एच की बजाय ये वाला जो है सिंबल ये स्टोर किया जाता था या फिर भेजा जाता था। तो अब हम आस्की की जो लिमिटेशंस पढ़ते हैं, किसी क्या लिमिटेशंस थी। इसमें सिर्फ 128 जो करेक्टर्स थी उसकी जो रिप्रेजेंट कर सकता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो है करेक्टर्स बहुत ज़्यादा सारी जो है
नंबर में होते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है बल्कि चाइनीज़ भी है, बल्कि जापानीज़ भी है, यानी कि उर्दू भी है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे। तो एक तो इसका ये था कि 128 जो इनफ नहीं थे। उसके बाद जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है यानी कि आईएसओ है। ये जो जितने भी कंप्यूटर के स्टैंडर्ड्स हैं ये सारी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है यानी कि आईएसओ। इसने आज की बहुत सारी जो एक्सटेंशन भी की। तो उसमें से जो एक एक्सटेंशन थी वो आंसी थी। तो जो है ना उसके बावजूद जो हर जो उसकी एक्सटेंशन थी वो किसी भी एक वेस्टर्न लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती थी। उसके बाद जो आखिरी में जो एक्सटेंशन की गई तो उसमें जो है 7 के बजाय 8 बिट्स इस्तेमाल किए गए। तो उससे जो है 256 जो है सिंबल्स बताए गए। लेकिन वो जो है 256 भी इनफ नहीं थे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो उसमें 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। उसमें जो है 3-4 जो है लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। तो उसके लिए अब तमाम लैंग्वेज को उस पूरे डॉक्यूमेंट के चाहिए कि एक ही जो है डॉक्यूमेंट को फॉलो करे, एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करे। तो ये पॉसिबल नहीं था, बल्कि फिर इसलिए असली की जो एक्सटेंशन थी वो भी इतने कारआमद नहीं हुई। उसके बाद फिर एक यूनिकोड आया, ये भी एक कोडिंग स्कीम थी। उसके बाद ये क्या था कि कोड्स की इंटरनेशनलाइजेशन हो गई थी, यानी कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एक यूनिकोड बनाया। और जो है वो जो कोड्स थे वो तमाम पूरी दुनिया में जो है स्टैंडर्ड बन गए थे। और यूनिकोड में क्या होता था, यूनिकोड में जो है 21 बिट का पैटर्न था। अब 21 बिट के पैटर्न का क्या मतलब बनता है, टू रेज टू पावर 21। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। और उसके बाद यूनिकोड का एक ये फ़ायदा था कि ये जो है आस्की कोड के साथ इसकी कम्प्लीकेंस थी। यानी कि जो आस्की कोड में 65 ए को रिप्रेजेंट करता था, तो जो यूनिकोड में भी जो है 65 जो है ए को ही रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद इसका क्या हुआ था कि इसने चाइनीज़ हर्ब्रो और जो चाइनीज़ हर्ब्यू और जापानी इस टाइप की जो भी लैंग्वेजेस थी, इन सब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो है कोड का एक सेट मौजूद था। तो ये काफ़ी अच्छी कोडिंग स्कीम थी। उसके बाद जो है UTF-8 ये कोडिंग स्कीम थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है 24 से लेके 32 बिट्स थे जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब आप लोग देखेंगे 24 बिट्स का जो पैटर्न होता है वो कितने सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 रेज टू पावर हम करेंगे 24, तो हमारे पास ये एक नंबर आता है और इतने जो है डिजिट्स को UTF-8 जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता था। तो उसके बाद सामने आगे ये है कि जो फाइल है उसमें जो है कोई सिंबल आस्की में लिखे हुए हैं या फिर यूनिकोड में लिखे हुए हैं, तो उसमें जो इनकोड किए हुए हैं तो उन फाइल्स को जो है हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 हमारा हो गया। लेक्चर नंबर 19 हम पढ़ते हैं। उसमें यह है कि हम न्यूमेरिक वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को यूनिकोड में कैसे रिप्रेजेंट करना है या फिर आस्की में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी जो है कुछ लिमिटेशंस थी। उसकी लिमिटेशन कैसे हैं कि आप लोगों ने वो एक इनएफिशिएंट वे है, यानी कि वो इतना अच्छा वे नहीं था। कैसे अच्छा वे नहीं था, फॉर एग्जांपल अगर हम 12 डिजिट को स्टोर करना चाहते हैं तो यूनिकोड में उसके लिए उसको फॉर एग्जांपल 16 बिट्स चाहिए स्टोर करने के लिए। और जो है आप 99 को स्टोर करना चाहते हैं तो 99 को भी स्टोर करने के लिए आपको 16 बिट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को भी स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे तो यूनिकोड में आप लोगों को 16 बिट रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक इनएफिशिएंट वे है, यानी कि अगर आपको वो चीज़ उसको इतना डाटा की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी इतने ज़्यादा बिट्स स्पेयर में जा रहे हैं, तो ये फिर इसका ये इनएफिशिएंट वे था। उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर में हमारी जो है बाइनरी नोटेशन क्या होती है। बाइनरी नोटेशन में आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिजिट होते हैं 0 और 1। ठीक है, और अब हम इनको देखते हैं कि बाइनरी नोटेशन में हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 बिट्स का कोडिंग स्कीम है तो उसमें आप लोग जो है कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो ये बाइनरी टू जो है हम क्या कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो उसी के जरिए जो है ये टेबल बना हुआ है कि अगर हमारे पास 0 हो तो उसको हम जो है 3 डिजिट बिट्स में 000 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास 1 हो तो उसको हम 001 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 है तो उससे 01210 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बाइनरी में कन्वर्जन हुई है डेसिमल नंबर की, इसके हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा हुआ है पहले कि कैसे मतलब हम इसको करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो है 4 बिट्स की जो कोडिंग स्कीम है तो उसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो है 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट्स हैं 0 के। उसके बाद 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हमारे पास उसके लिए भी 4 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है 4 बिट्स की जो स्कीम है उसके अंदर हम जो है मैक्सिमम 16 बिट्स को जो है डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 की जो है हमारे पास अगर कोडिंग स्कीम हो। उसके बाद फिर जो है हम बाइनरी नोटेशन की वेरिएशन
होती हैं कि आप लोगों ने दो हमारे पास हैं नोटेशन। अब हमारे पास जो है पहले टूज कम्प्लीमेंट की नोटेशन है और फ्लोटिंग पॉइंट की नोटेशन है। टूज कम्प्लीमेंट हमारे पास जो है होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है। होल नंबर का मतलब ये है कि जो जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 9 तक पॉजिटिव में, और जो है -1 से अप टू सो जितने भी हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, और इसमें जो है पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। और जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले जो हमारी नोटेशन है, इसके अंदर हम जो है फ्रैक्शनल पार्ट्स को भी जो है डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक चीज़ ऐसे इस तरह है, तो इसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास होल नंबर है, यानी कि -99 हो गया, या फिर हमारे पास सिर्फ 10 हो गया, तो इन सब को हम जो है टूज कम्प्लीमेंट की नोटेशन में डोनेट कर सकते हैं। तो नोटेशन नंबर 19 हो गया। अब इन नोटेशन को हम आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, और लेकिन अब हम जो है एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हमने कंप्यूटर के अंदर इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल नंबर 20 जो है हमारा इमेज रिप्रेजेंटेशन के मुतल्लिक है, यानी कि इमेज को हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इमेज रिप्रेजेंटेशन में जो है पिक्सल का कॉन्सेप्ट आता है। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे कलेक्शन ऑफ जो डॉट्स होते हैं, उनको हम पिक्सल कहते हैं। अब पिक्सल का मतलब ये है कि पिक्सल की जो शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट की फॉर्म है। हमारी जो स्क्रीन है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये नंबर ऑफ जो है बिट्स से या डॉट से मिलके बनी हुई है, यानी कि इस पे जो भी हमें नजर आ रहा है ये डॉट से बना हुआ है, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। अब जो हमारे पास हमारी जो भी हमारे ये पिक्सल की जो अपीयरेंस है, इसको जो है इनकोड किया जाता है बिट मैप बनाने के लिए। अब बिट मैप क्या होता है? अब बिट मैप एक फाइल फॉर्मेट है, यानी कि इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो डिजिटल इमेजेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिट मैप आपसे कोई पूछे, या फिर आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कि बिट मैप हमारा एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। जैसे कि हमारे पास एक जो है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट का, तो जो है इसी तरह हमारे पास इमेज का भी इमेज फाइल फॉर्मेट जो है वो बिट मैप है। तो जो बहुत सारी हमारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह, तो ये पिक्सल के कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं। अब जो है हमारे पिक्सल जो बिट मैप क्या होता है, हमारे पास अक्सर जो स्क्रीन हैं वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट होती हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में जो एक पिक्सल है उसको एक बिट से वो रिप्रेजेंट होता है। अब आप लोग 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे ब्लैक होगा, और 1 जहाँ पे होगा वहाँ वाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास लिखा हुआ है एक लफ्ज, तो इसमें जो है ये एक किस्म की ब्लैक एंड वाइट की एग्जाम्पल है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास 0 होगा वहाँ पे जो है ब्लैक प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है ये देखिए, ये एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एफ में जो है 0 है, वहाँ पे जो है एफ बन गया, और जहाँ जहाँ पे जो है 1 होगा वहाँ पे वाइट स्पेस है। तो ब्लैक एंड वाइट की ये एग्जाम्पल है। और जो इमेज रिप्रेजेंटेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फैक्सिमली जो होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम बुक्स को जो ओल्ड पुरानी किताबें हैं, अगर उनको हम प्रिंट करना चाहें, यानी कि फैक्स वगैरह जो करते हैं, तो उनकी जो भी मशीन है उसके अंदर जो है ये पिक्सल टू बिट मैप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो अक्सर जो है ब्लैक एंड वाइट होती है। पुरानी किताबें हैं, उनको अगर आप लोग स्कैन करके सेंड करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके बाद फिर हमारे पास हैंडलिंग शेड का अगर इनकोडिंग मेथड है, तो उसमें क्या होता है, वैसे ब्लैक एंड वाइट में जो एक बीट इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है शेड्स वगैरह होती हैं उसके अंदर जो है एक बीट को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कि एक स्क्रीन के पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसमें जो है शेड्स होते हैं। और उसमें शेड्स भी किस चीज़ के होते हैं, जो हमारे पास ग्रे कलर है, ग्रे कलर के शेड्स होते हैं। तो उन शेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैरायटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की जरूरत होती है। तो उसके बाद फिर हमारे पास कलरफुल जो इमेजेस होते हैं, कलरफुल इमेजेस के अंदर जो है RGB इनकोडिंग यूज होती है। अब RGB क्या आप लोगों को पता है कि रेड ग्रीन ब्लू, ये एक इनकोडिंग, ये हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू जो है ये एक प्राइमरी कलर्स हैं। हमारे पास दुनिया के जितने भी कलर्स हैं वो इन कलर्स को मिला के ही बनते हैं। और अगर जो है इसके लिए, इस कलरफुल इमेजेस के लिए क्या होता है कि रेड कलर के लिए 1 बाइट, ग्रीन कलर के लिए 1 बाइट, और जो है ब्लू कलर के लिए 1 बाइट। तो इसके अंदर जो एक पिक्सल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइट्स यूज होते हैं, यानी कि कलरफुल इमेजेस के लिए 3 बाइट्स यूज होते हैं। और जो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक पिक्सल के लिए 1 बिट यूज होता है, और शेड के लिए जो है एक जो है 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्राइटनेस डोमिनेंस क्या होता है। तो ये हमारे पास एक इनकोडिंग मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो कंपोनेंट है वो ब्राइटनेस का कंपोनेंट होता है, और जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो कलर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो ब्राइटनेस कंपोनेंट होता है, इसमें जो है पिक्सल की लुमिनेंस को बताया जाता है। अब ये जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग की है
कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम इनकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप लोग ये देखिए लुमिनेंस का ये मतलब लेने कि स्क्रीन पे कितनी जो है हमारी जो इमेज है वो डार्क होगा या वो ब्राइट होगा। तो उसके अंदर जो पिक्सल लुमिनेंस क्या चीज़ होती है, रेड ग्रीन और ब्लू की जो है सम, ठीक है, और ब्लू लुमिनेंस और एक रेड लुमिनेंस, दो कंपोनेंट इन दोनों चीज़ों के होते हैं, और एक जो कंपोनेंट है वो ब्राइटनेस का कंपोनेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि बिट मैप के अंदर हमारे पास इश्यूज क्या थे। बिट मैप के अंदर हमारा एक तो ये इशू था कि जो है हम इमेज अगर स्केलेबल नहीं थे, यानी कि अगर हमारे पास बड़े इमेज आगे आ जाए तो उनके लिए हमें पिक्सल की जो तादाद की ज़्यादा जरूरत होती थी। तो अगर पिक्सल के अब स्केलेबल इमेजेस कौन से होते हैं, जो इमेजेस बहुत बड़े होते हैं, और जब उन इमेजेस को उनका इमेज को इतना होना चाहिए कि अगर उनको जूम भी किया जाए तो उनके जो पिक्सल्स हैं वो टूटे ना। तो जो बिट मैप के अंदर ऐसे नहीं हो सकता था, बल्कि वो जो है उसके अंदर पिक्सल की तादाद चाहिए होती थी, तो वो पॉसिबल नहीं होती थी। तो उसके लिए फिर जो है एक जो है अल्टरनेटिव मेथड निकाला गया ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का। तो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि उसमें जो है लाइंस और कर्व्स का कॉन्सेप्ट यूज होता था। उसमें जो स्क्रीन पे जो पिक्सल है वो कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स होती थी, और उसके अंदर जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री यूज होती थी। और इसमें टेक्निक कौन से यूज हुई है, इसमें टेक्निक ये यूज हुई है कि ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले होने चाहिए, यानी कि वो ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर शुड बी डिस्प्लेड रेदर देन पिक्सल रिप्रोडक्शन, यानी कि पिक्सल को रिप्रोड्यूस करने के बजाय जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो ये कंसेप्ट यूज हुआ था, और इस ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को किस किसने यूज किया था अपने फोन्स में। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का एक फोन था, टू टाइप का फोन, काफी मशहूर फोन था, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज हुआ था। अडोब ने जो है पोस्टस्क्रिप्ट का जो एक अपना फोन बनाया था, उसके अंदर उन्होंने यही स्ट्रक्चर यूज किया था। और उसके बाद जो है कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ये डिजाइनिंग बनाने के लिए बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है। तो जो है उसके और उसके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो इमेज रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास साउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 21 है कि हम लोग जो है साउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है एप्लीट्यूड जो होता है साउंड का, उसका सैंपल लिया जाता है। अब एप्लीट्यूड क्या चीज़ है, आप लोगों को बस इतना समझना है कि जो एप्लीट्यूड है ये हमारे साउंड की लाउडनेस है या हाईनेस है, यानी कि हमारा साउंड कितना हाई है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, हमारे पास जो साउंड का एप्लीट्यूड है उसके सैंपल लिए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे, और उनकी वैल्यूज को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इनको सैंपल्स को कैसे लिया जाता है, 1 सेकंड में 8000 सैंपल्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन कंप्यूटर टेलीफोन की कम्युनिकेशन करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो हम क्या करते हैं, एक जो सेकंड के अंदर 8000 साउंड एप्लीट्यूड के जो है सैंपल्स देते हैं, और फिर वो जो है साउंड के सैंपल्स वो ट्रेवल करते हैं टेलीफोन लाइंस पे, और दूसरी साइड पे जो है कम्युनिकेशन हमारी होती है। तो क्या होता है कि एट वन एंड इज स्टोर्ड एप्टीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू फॉर ईच 8000 ऑफ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जो हमारे पास साउंड की न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया जाता है, साउंड की एप्टीट्यूड की वैल्यू को, और उसको जो है नेटवर्क में वो ट्रांसमिट किया जाता है, और उसको फिर दूसरे एंड पे जो है रिसीव किया जाता है, और उसको दोबारा जो है साउंड को रिप्रोड्यूस किया जाता है उस एप्टीट्यूड को यूज करके। यानी कि हमारा जो साउंड होता है, यानी कि साउंड का एप्टीट्यूड होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम स्टोर कर ली जाती है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में, जो भी उस साउंड एप्टीट्यूड की वैल्यू होती है, और उसको नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है, और उसको दूसरे एंड पे फिर जो है रिसीव किया जाता है, और उसी एप्टीट्यूड को इस्तेमाल करते हुए साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा जो साउंड होता है वो इस टाइप की उसकी शक्ल होती है। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी, आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आप लोग स्किप कर दें। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ। अब 8000 जो है सैंपल दिए जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, लेकिन जो हाई फिडेलिटी म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए ये इनफ नहीं है, ठीक है। और हाई फिडेलिटी म्यूजिक यानी कि जो बहुत एचडी म्यूजिक होते हैं उनके लिए इनफ नहीं थे। तो जो हमारे पास जो सीरीज होती हैं उसके अंदर 44100 सैंपल्स पर सेकंड रिकॉर्ड की जाती हैं आजकल की सीरीज में। तो जो है अब एक सैंपल के लिए जो डाटा है 16 बिट्स के अंदर वो रिकॉर्ड किया जाता है, और जो स्टीरियो टाइप म्यूजिक होता है उसके लिए 32 बिट्स के अंदर जो है वो एक सैंपल स्टोर होता है। तो आप लोग देखें कि ये स्टीरियो टाइप जो म्यूजिक होता है ये भी एचडी म्यूजिक की एक एग्जांपल है। तो अगर आप 32 बिट्स पे एक सैंपल को स्टोर करने लग जाएं, तो 1 सेकंड के अंदर अगर आप लोग 44100 सैंपल लें, तो आप लोगों के लिए जो है एक बिट को आप स्टोर करने के लिए आप लोगों को 1 सेकंड को स्टोर करने के लिए आपको बिलियन ऑफ बिट्स की जरूरत
पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा डाटा है, इसलिए फिर जो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड था MIDI, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये आजकल इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिकल सिंथेसाइजर में, ठीक है। और म्यूजिकल सिंथेसाइजर का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास जो पियानो वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर ये यूज़ होता है। और ये जो है म्यूजिक, हम जो म्यूजिक प्ले करते हैं उसके जो वैल्यूज को वो स्टोर करता है और जो है वो वैल्यू को रिप्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि बजाय इसके कि हम म्यूजिक को स्टोर करें, उसके अंदर जो भी हम उसको डायरेक्शन देंगे, यानी कि जो भी हम उसे मालूम हदायत देंगे, वो उस हदायत को स्टोर करेगा और उस हदायत को वो जो है ट्रैवल करवाएगा, बजाय इसके कि वो म्यूजिक को ट्रैवल करवाए। तो उसमें क्या होता है कि 2 सेकंड का जो म्यूजिक है वो 3 बाइट्स के अंदर जो है स्टोर हो सकता है, बजाय इसके कि आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर उधर 2 मिलियन एक सेकंड के लिए 1 मिलियन बिट्स की जरूरत थी, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 सेकंड के लिए सिर्फ 3 बाइट्स की जरूरत होगी। तो जो MIDI का इस्तेमाल काफ़ी इफेक्टिव था। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है परफॉर्मर जो है, तो MIDI क्या करता था कि जो भी हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पियानो बजा रहे होते हैं या कोई वायलिन वगैरह बजा रहे होते हैं, वो भी डिजिटल वायलिन जो होते हैं, उसके अंदर उनके सामने एक पेज सा पड़ा होता है, उन पेज के ऊपर जो है म्यूजिक के सिंबल्स बने होते हैं, तो उनको उनकी समझ आ रही होती है। तो वो परफॉर्मर जो म्यूजिक शीट के ऊपर से देख कर जो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उसको जो है MIDI जो है इनकोड करता है, और बजाय इसके कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो इनकोड करे। उसके बाद जो है MIDI के अंदर एक खसूसियत ये होती है कि अगर डिफरेंट सिंथेसाइजर जो यूज़ करेंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी है वो जो है डिफरेंट हो सकती है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट हो सकती है। तो मॉड्यूल नंबर 21 हमारा एंड हो गया, और मॉड्यूल नंबर 22 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।